नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे वैसे तो आपके स्क्रीन पर आने को तैयार दिन भर की बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बात सबसे पहले महंगाई की और इस पर एक विशेष चर्चा। क्या अमेरिका, क्या भारत? महंगाई की मार से पूरी दुनिया इस वक्त बेहाल है और महंगाई पर एक और बड़ी खबर आई है। महंगाई की जो दायरा है वो पूरी दुनिया में किस तरह बढ़ रहा है, उसमें अमेरिका की महंगाई नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। बेलगाम महंगाई पर रोक लगाने के लिए यूएस फेड की जो कोशिशें जारी हुई वो धराशायी होती नजर आ रही हैं। इसका सबूत है आज आए महंगाई के अमेरिका के आंकड़े। सितंबर महीने में यूएस महंगाई दर 0.1% से बढ़कर 0.4% हो गई, जबकि कोर महंगाई दर 0.6% पर बरकरार है। और ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कोर महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर मौजूद है। महंगाई से अमेरिका इस वक्त पस्त नजर आ रहा है। और चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। सवाल इस वक्त महंगाई का है और महंगाई को लेकर चाहे भारत, चाहे यूएस, चाहे दुनिया से जो भी संकेत मिल रहे हैं वो खास अच्छे नहीं है। और जब अमेरिका की बात आती है तो यही कहा जाता है कि जब अमेरिका को छींक आती है तो उसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है, पूरी दुनिया को जुकाम हो सकता है। तो जरा बताएं कि ये जो संकेत हैं अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे, फिर भी आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी प्रशांत, गुड इवनिंग। तो प्रशांत देखिए, नंबर्स तो अच्छे नहीं आए हैं और अच्छे बुरे हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी। तो मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अब तकरीबन फेड 3% पर तो पहुंच चुका है फेड फंड्स रेट पे, और एक बार और 75 बेसिस पॉइंट्स आने ही वाला है। तो तकरीबन 4%, 4.25% तो प्राइस्ड इन था मार्केट्स में। बट निराशा ये रही है प्रशांत के नंबर्स में कुछ भी फॉल नहीं आया है। सो मंथ ऑन मंथ एक ट्रेंड होता है। एक हेडलाइन नंबर हम देखते हैं 8.2% है, 8.4% है, राइट। कोर इन्फ्लेशन 6.6% है। बट एक मंथ ऑन मंथ ट्रेजेक्टरी होती है, विच इज के हर महीने कितना बढ़ा। और एक एक्स एनर्जी एंड फूड, बिकॉज एनर्जी एंड फूड देखिए वेरिएबल होता है, तो एक कोर इन्फ्लेशन होता है। वो नंबर 6.6 आया है, वो मंथ ऑन मंथ 0.6% बढ़ा है, जो कि काफी साइजेबल है। इन नॉर्मल टाइम्स प्रशांत ये 0.1 एंड एट बेस्ट 0.2% रहता है, और उसी से हमें 2-2.25% का इन्फ्लेशन मिलता है। लेकिन ये 0.6% होना मतलब पिछले महीने के मुकाबले इस महीने भी रेट बढ़े हैं, एंड वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है प्रशांत। दैट मीन्स फेड जो भी कर रहा है वो उसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अक्रॉस द बोर्ड, एनर्जी छोड़ के अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस बढ़ के आ रहे हैं प्रशांत। बिल्कुल, तो संकेत अच्छे नहीं हैं। लेकिन अनुराग, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, और आप लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ों की स्टडी जब की होगी, पास्ट की भी, हम जब इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरह का ट्रेंड नज़र आता है, तो ऐसे वक्त में किन किन बातों पर एक तरह से कहते हैं आफ्टर इफेक्ट जिसको कहा जाए वो नज़र आता है। और जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबली सारी चीज़ें देखें तो भारत के लिहाज से भी सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रशांत, तो मैं आपका सवाल जो समझ रहा हूँ वो है, उसको दो तरह से एड्रेस करते हैं। एक हिस्ट्री पे एड्रेस करते हैं, और एक पॉइंट ये मैं पहले भी आपके चैनल पे और डिफरेंट चैनल्स पे बोल चुका हूँ, और इसको समझना जरूरी है जो अभी भी सुन रहे हैं। देखिए, ये 40 साल तक यूएस ने इन्फ्लेशन देखा ही नहीं था। तो एक पूरी जनरेशन है जिसकी वर्किंग लाइफ में इन्फ्लेशन आया ही नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है कि इसको एड्रेस कैसे करना है। इनफैक्ट यूएस भूल चुका था कि ये कोई प्रॉब्लम होती है। दिस वाज कंटेड फॉरएवर, कि अब तो ये इन्फ्लेशन यूएस जैसे मार्केट्स में नहीं होता है। वी हैव कंटेन्ड इट, और अब ये आ गया है। तो इसका डायरेक्ट इलाज क्या है वो किसी के पास नहीं है। हम सब अपना एफर्ट्स लगा सकते हैं, फेडरल बैंक अपना एफर्ट लगा रहा है, लेकिन वी डोंट नो व्हाट विल वर्क। एक तो ये पॉइंट हुआ। आफ्टर इफेक्ट्स पे प्रशांत, मैं ये कहूंगा कि देखिए, वो हम सब जगह देख रहे हैं कि डेवलप्ड मार्केट जो है वो इस फंडामेंटल्स पर बिल्ट है कि इंटरेस्ट रेट्स लो रहते हैं, कैपिटल इजीली अवेलेबल रहता है, और बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं, और वही कैपिटलिज्म का बेडरॉक है।
अगर इंटरेस्ट रेट्स और आपने देखा कि पिछले करीब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से 14 साल से तो इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 0 या 2.25% के बीच में ही थे। एंड व्हेन वी से जीरो, मतलब ये है कि मार्केट में अगर आप होम लोन लेने जाते हैं तो 3 3.25 पे आपको होम लोन मिल जाता है, और विच इज अ रीजनेबल रेट। अब वही रेट आपको 7% पर आ गया है। तो कंज्यूमर्स हिट होते हैं, बिजनेसेस हिट होते हैं जिनकी लेंडिंग भी 7 से 10% के बीच में पहुंच जाती है, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए कोई रेडी नहीं है। ये हुआ डेवलप्ड मार्केट्स की कहानी। इमर्जिंग मार्केट्स में प्रशांत क्या फर्क पड़ता है कि जैसे डॉलर में अगर अब 10 ईयर यील्ड अबाउट 4% पहुंच गई है, मतलब आप 10 ईयर बॉन्ड 4% के इंटरेस्ट रेट पे यूएस डॉलर में, डॉलर डिनोमिनेटेड खरीद सकते हैं, तो फिर कोई भी रिस्की एसेट्स में क्यों जाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि 25 पीई कंपनी को खरीदना, लेकिन उस पर फिर भी रिस्क है कि कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ यूएस डॉलर में आपको फिक्स 4% गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। तो पूरा दुनिया से कैपिटल रिवर्स में आना शुरू हो जाती है, डॉलर में पार्क होना शुरू हो जाती है। और वही कुछ इफेक्ट हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट से एफआईज जब मनी पुल करते हैं, वो इसीलिए पुल करते हैं क्योंकि रिस्क कैपिटल में क्यों रहा जाए इमर्जिंग कंपनी इकोनॉमीज में, जबकि डॉलर में आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब शायद वक्त आ गया है, जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि वो कई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उसमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन, उसकी बड़ी अलग अलग डिफिनेशन थी उनकी, उसको लेकर भी काफ़ी डिबेट चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से आपने बताया कि आखिर इस पूरी जो महंगाई, जो ग्लोबल महंगाई हम देख रहे हैं, और आज के आंकड़े या भारतीय जो आंकड़े सामने आए, इन सब का असर किस तरह से नजर आने वाला है। मुश्किल बात यह है कि विकल्प बहुत कम हैं, और जो विकल्प हैं वो अपनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं एटीएस को जीएसटी के दायरे में लाने की। जी हाँ, एटीएफ को जीएसटी में दायरे में लाने की कोशिश हो रही। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एविएशन मंत्रालय लगातार एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की तरफ से ही लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समीर दीक्षित। समीर, बताएं किस तरह का प्रस्ताव है ये? एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले सूत्रों के मुताबिक हमें यह पता चला है कि एविएशन मंत्रालय लगातार एटीएफ यानी कि हवाई ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इसके लिए वित्त मंत्रालय को बाकायदा कई बार प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। हालांकि अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगा, लेकिन लगातार कोशिश एविएशन मंत्रालय की तरफ से यही है कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सरकार का मत यह है, एविएशन मंत्रालय का, कि एटीएफ अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो ये हवाई एयरलाइंस के लिए और पूरे सेक्टर के लिए काफी राहत की बात होगी। फिलहाल ये अच्छी बात है कि जो एटीएफ के दाम हैं वो 1 अक्टूबर के बाद से उसमें कुछ नरमी देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से रुपए की जो डिवैल्यूएशन हुई है डॉलर के मुकाबले, उससे उतना फायदा तो नहीं मिल पाया पूरे सेक्टर को या एयरलाइन को। लेकिन जिस तरीके से एटीएफ की कीमतों में स्थिरता या नरमी देखने को आई है, ये एक एयरलाइंस के लिए जरूर राहत की बात होगी। लेकिन प्रयास यही है कि लगातार जितना जल्दी हो पाए एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगा। इसके साथ ही यह भी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि एविएशन मंत्रालय 11 अन्य एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने हाल ही में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को मॉडिफाई किया था, संशोधन किया था, तो इसके लिए स्पाइसजेट एयरलाइन और गो फर्स्ट एयरलाइन ने आवेदन किया है। संभवतः अगले 4 हफ्तों के भीतर इसको लेकर के फैसला ले लिया जाएगा, और अगर ये डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, तो स्पाइसजेट और गो फर्स्ट एयरलाइन के लिए होगा। क्योंकि ये दोनों ही एयरलाइन फिलहाल जबरदस्त वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात यहां पे निकलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हवाई सफर करने वालों के लिए जो कीमतें हैं, यानी कि एयर फेयर, हवाई किराए को लेकर के भी सरकार ने उस पर किसी तरीके का एयरफेयर कैप लगाने का विचार इस वक्त नहीं है। हालांकि सूत्रों ने यह जरूर इशारा किया कि फेस्टिव डिमांड होने के चलते अलग अलग अहम सेक्टर पे हवाई किराए बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं, उनमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और इस पर एविएशन मंत्रालय नजर भी बनाए हुए है। लेकिन एयरफेयर कैप लगाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं है। यह जरूर है कि अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती है या हवाई किराए बहुत ज्यादा आगे जाते हैं तो कुछ बीच में इंटरफेरेंस कर सकता है एविएशन मंत्रालय, लेकिन एयरफेयर कैप लगाने पर फिलहाल कोई गंभीरता से विचार मंत्रालय नहीं कर रहा है।
बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी चोरी के मामले में 100 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां केंद्र सरकार के रडार पर हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाल ही में गेम्स क्राफ्ट नाम की एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी के मामले में नोटिस भेजा गया था। इसके बाद बाकी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भी इस जांच के घेरे में आ गईं। इन कंपनियों को जल्दी ही नोटिस भेजे जा सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताएं क्या जानकारी आपके पास? जी, जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में जो गेम्स क्राफ्ट है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, उसको ₹21,000 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा गया था जीएसटी इवेजन के लिए। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 100 से ऊपर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो इंडिया में बेस्ड हैं वो गवर्नमेंट के टैक्स अथॉरिटीज़ के प्रोब पर हैं करेंटली जीएसटी इवेजन के लिए। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 18% करेंटली ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स है वो पे कर रहे हैं, लेकिन हर एक बेट पर, क्योंकि बेटिंग 28% पर है, उस पर 28% का टैक्स नहीं पे किया जा रहा है जो इवेट किया जा रहा है। इसी के चलते जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, जो 100 से ऊपर कंपनीज़ के ऊपर चल रहा है, तो शो कॉस्ट नोटिस इनमें से काफ़ी को जा सकते हैं, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑफशोर गेमिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, वो भी जीएसटी इवेट कर रही हैं। और इसी के चलते जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इस पूरे इशू के बारे में अवगत कराया है और बोला है कि ये वेबसाइट्स ब्लॉक करी जाएं, तो जल्द ही माईटी भी इस पर डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा ये पाया गया है कि जो ये ऑफशोर गेमिंग कंपनीज़ हैं, ये जो रेमिटेंसेस हैं वो डमी कंपनीज़ के द्वारा भेज रही हैं। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी करेंटली इन डमी कंपनीज़ का पता लगा रही है ताकि जो रेमिटेंसेस इनसे जा रहे हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएं। तो ऑल इन ऑल पूरे जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, चाहे वो इंडिया बेस्ड कंपनीज़ हो या ऑफशोर कंपनीज़ हो, उस पर जो जीएसटी इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो पूरा लगी हुई हैं और जल्द ही इनमें से काफ़ी को शो कॉस्ट नोटिस भी जा सकता है। शुक्रिया मेघना आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर मिनरल कारोबार से जुड़ी इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से कुछ मिनरल्स के लिए फ्री ट्रेड की इजाजत देने की गुजारिश की है। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि देश में आयरन, मैग्नीज और क्रोम की घरेलू मांग घटने से इनकी रिजर्व काफी बढ़ गए हैं। लिहाजा तीनों मिनरल्स को लेकर सरकारी एजेंसियों का दखल खत्म होना चाहिए। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक स्टील मंत्रालय इस पर कॉमर्स मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है और जल्दी ही इस पर फैसला हो सकता है। खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं ईटी नाउ संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, मिनरल इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की गुजारिश की है, खासकर इस बात का हवाला देते हुए कि देश में कुछ कैटेगरी के जो मिनरल हैं उनके रिजर्व्स में काफ़ी तेज़ी आई है। लिहाजा इंडस्ट्री को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो आज़ादी के साथ जो है इसका ट्रेड करें। इंडस्ट्री ने ये कहा है कि खासकर एक्सपोर्टर्स को इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए कि इस कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उसके एक्सपोर्ट के लिए प्राइसिंग और मार्केट के चुनाव में जो है उनको आज़ादी मिले और इसमें जो नॉमिनेटेड एजेंसीज़ है उसकी भूमिका ना हो। इसके लिए स्टील मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री ने लिखा है और तुरंत फैसले लेने की गुजारिश की है। इंडस्ट्री का ये कहना है कि खासकर मैग्नीज ओर, हाई ग्रेड आयरन ओर और जो क्रोम ओर है उसके रिजर्व्स पे काफ़ी तेज़ी आई है, उतनी डिमांड नहीं है। लिहाजा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी नकारात्मक असर हो रहा है। लिहाजा सरकार को नॉमिनेटेड एजेंसीज़ के बंधन को एक्सपोर्ट के लिए इसको दूर करना चाहिए। और ये रिक्वेस्ट खासकर उस बात के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, सरकार के उस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में जिसमें सितंबर महीने में सरकार ने एमएमटीसी, एसटीसी, पीईसी और एसटीसीएल लिमिटेड जैसे जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनको डीनोटिफाई किया था एक्जिम पॉलिसी के तहत और एक्सपोर्ट के लिए आज़ादी दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी खासकर हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज ओर और क्रोम ओर के एक्सपोर्ट के लिए अभी भी एमएमटीसी जो है वो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज है। लिहाजा इंडस्ट्री ने गुजारिश की है कि एमएमटीसी को नॉमिनेटेड एजेंसीज के तौर पे डीनोटिफाई कर दिया जाए और इंडस्ट्री को इसके लिए इजाज़त दी जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री इस मसले पर काफ़ी गंभीरता से कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बातचीत कर रही है। इंडस्ट्री ने यह भी कहा है कि खासकर इन 3 कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में अगर आप एमएमटीसी की भूमिका देखें तो लगभग नगण्य है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो
वित्त वर्ष 2022 में एमएमटीसी के थ्रू इन 3 कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट हुआ था वो सिर्फ 68 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर आप मिनरल रिजर्व्स पर नज़र डालें इन तीनों ही कैटेगरी के, तो अगर आप क्रोम ओर का रिजर्व्स देखें तो 102 मिलियन टन है इस वक्त देश के अंदर, मैग्नीज ओर का रिजर्व्स जो है वो 93 मिलियन टन है, और आयरन ओर का जो रिजर्व्स है वो 5475 मिलियन टन है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश एडुटेक कंपनियों में उनके लिहाज से उनके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं देश में। अनअकैडमी के बाद अब बायजूस बड़ी छटनी की तैयारी में है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि 2500 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी नयनतारा। पिछली बार जब बायजूस को पब्लिकली वैल्यू किया गया था, वो भारत का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था। $22 बिलियन उसकी वैल्यूएशन थी। परंतु अगर आप देखेंगे बायजूस का जो लॉस है वो बलून किया गया 20 टाइम्स टू 4500 करोड़ से ज़्यादा। बायजूस ने अब एक प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल होना, वो भी मार्च 2023 तक। कैसे होगा ये सब? एक कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज होगी, बहुत ही बड़ी कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। दिवाली से पहले बायजूस ने अनाउंस किया है कि वो अपने 5% वर्कफोर्स को कम कर देंगे। वर्कफोर्स है 50,000 एम्प्लॉयज़ की, 5% मतलब 2500 एम्प्लॉयज़। पहले भी बायजूस ने 600 से 700 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। तो ये सबसे बड़ा ले ऑफ होगा स्टार्टअप दुनिया में, इंडिया में। हम सब जानते हैं कि एडटेक के हालात अब ठीक नहीं है। कोविड-19 के बाद बच्चे वापस स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए, एक फटीग भी आ चुकी है स्क्रीन के लिए। तो बायजूस को काफ़ी मेजर्स लेने पड़ेंगे और रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा और भी चीज़ें कर रही हैं बायजूस। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो उनकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स थी, जो बाहर जाती थी, फील्ड में जाती थी, टैबलेट्स बेचती थी, अब वो सब नहीं होगा। वो करेंगे इनसाइड सेल्स होम्स, मतलब उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अब ऑफिसों में बैठेंगी और जूम कॉल्स करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करेंगी, ईमेल्स करेंगी, टैबलेटों को बेचने के लिए, कोर्सेज को बेचने के लिए। इसमें भी कुछ सेविंग्स होंगी। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बायजूस कहता है कि जो उनको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए था भारत में, अब उनको मिल गया है। जो भी थोड़ी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होगी अब वो इंडिया में नहीं होगी, वो ओवरसीज में होगी। तो देखते हैं इसके बाद बायजूस प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। स्टेटमेंट में तो बोल दिया है कि मार्च 2023 तक उनको प्रॉफिटेबल होना है और एक IPO भी करना है। तो देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। चले बढ़ते हैं आगे। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार आज गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 109 अंक गिरकर 17,000 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में 391 अंक की गिरावट नजर आई। निफ्टी बैंक 495 और मिड कैप इंडेक्स 212 अंक गिरकर बंद हुआ। मीडिया, मेटल्स और फार्मा को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स में कमजोरी हावी दिखी। सबसे ज्यादा फिनांस, रियल्टी, IT शेयरों में ज्यादा गिरावट नजर आई। इधर इन्फोसिस के दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान हो गया है। कैसे रहेंगे नतीजे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी, फोकस में रहने वाला इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे, जहां पे शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यूज जो इनलाइन आए हैं, लेकिन पैट और मार्जिन जो हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किए हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 4% का है और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 2.5% सीक्वेंशियली देखने मिला है तिमाही दर तिमाही। अब एबिट मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 21.5% का एबिट मार्जिन्स आए हैं और अनुमान 20.5% था। एबिट के बारे में बात करें तो 14% का ग्रोथ देखने मिला है और मुनाफे में 12% का इजाफा देखने मिला है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है। कंपनी ने जो है बाईबैक किया, 1850 रुपये प्रति शेयर का बाईबैक है और टोटल बाईबैक साइज जो है 9,300 करोड़ का है। कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 16 रुपये 50 प्रति शेयर और टोटल जो है 6,500 करोड़ का जो आउटफ्लो होगा डिविडेंड पे करने में। FY23 की गाइडेंस के बारे में भी बात कर लेते तो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस में जो है एक अपवर्ड गाइडेंस देखने मिली है। अब जो है 15 से लेकर 16% वित्त साल 2023 के लिए एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले ये आंकड़ा 14 से 16% का था और ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस हालांकि कम कर दी गई है। पहले 21 to 23% था, अब जो है 21 to 22% हो गया है। इसके अलावा जो है लार्ज डील साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग $2.7 बिलियन का डील साइज़ है। अनुमान लगभग $2 बिलियन का था, तो शानदार डील साइज़ देखने मिली है और ये हाईएस्ट हुई है
पिछले 7 क्वार्टर में। और क्वार्टरली एट्रिशन की बात करें तो लगातार तीसरे क्वार्टर में जो एट्रिशन में गिरावट देखने मिली है और वॉलंटरी एट्रिशन जो है ऑलमोस्ट 27.1% थी और लास्ट क्वार्टर में बात करें सिक्वेंशली तो 28% से थोड़ी ऊपर थी। इसके अलावा 12 मंथ बेसिस पे भी एट्रिशन जो है लगभग 24% पे आ रही है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी डील पाइपलाइन को लेके और डील मोमेंटम को लेके स्ट्रांग है। बढ़ते आगे, बजाज ऑटो के नतीजे भी कल आएंगे। कैसे रहेंगे नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। ओवर टू यू सृष्टि। तो देखिए, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तिमाही का बेस काफ़ी छोटा भी था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के दिक्कतों के चलते थोड़ी सी बेस वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था। पर इस बार वॉल्यूम्स भी कैचअप करती हुई दिखी हैं। तिमाही दर तिमाही 23% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, जो कि डोमेस्टिक वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पे प्रेशर था, 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, तो उसके चलते नतीजे जो हैं अच्छी साइड पे रहेंगे। पर इस बार एक्सपोर्ट्स का सहारा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी की आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 26% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 10,069 करोड़ पे ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं अगर इनके एबिटा की बात करें तो 1746 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं। सीक्वेंशली 35% का ये जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के 16.2% से लेकर इस बार 17.3% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे और वॉल्यूम ग्रोथ का भी एक बेनिफिट था, तो उसके चलते मार्जिन्स इंजप ज़रूर होंगे। बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा सहारा इस बार नहीं मिलेगा, पर Q3 में आप इसका इम्पैक्ट आते हुए ज़रूर देख सकते हैं। आखिरी में मुनाफे के अनुमान हमारा 1500 करोड़ का है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखे तो करीब 28% की बढ़त होगी। अगर नतीजों के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी की कमेंट्री 3 व्हीलर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है उस पे रहेगी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट जो कि फिलहाल प्रेशर में दिख रहा है, उसको लेकर वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी वहाँ पे, उस पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कंपटीशन जो 125 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में बढ़ रहा है, उसमें कंपनी अपने आप को कैसे प्लेस कर रही है और ईवी को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम नज़र रखेंगे कि क्या वहाँ पे लाइंस निकल कर आती हैं। पर उसके अलावा डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन में बढ़त की इस बार उम्मीद है। देखते हैं बजाज ऑटो किस तरीके से प्रदर्शन करता है इस बार। शुक्रिया सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की कर लेते हैं। चुनाव की तैयारियों से पहले मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर तोहफों की बरसात की है। 9 दिन में पीएम दूसरी बार हिमाचल दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन है जो हिमाचल से दिल्ली के लिए चलेगी। इसके साथ ही इस दौरान पीएम ने बल्क ड्रग पार्क और IIIT कैंपस का भी शुभारंभ किया, जिसके बाद पीएम मोदी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करने के साथ साथ ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया। साथ ही 2 हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई, और यहां से चल पड़ी। आज ही हिमाचल की अपनी IIIT की संस्था स्थायी बिल्डिंग, इसका भी लोकार्पण हुआ है। बढ़ते आगे, इस साल कर्नाटक सरकार फिर एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की थीम बिल्ड फॉर द वर्ल्ड रखी गई है। इस मीट में देश और दुनिया के इंडस्ट्री के दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीट का मकसद युवाओं के बिजनेस आइडियाज को हकीकत की शक्ल देना और देश के स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है। इस दौरान कल्चरल कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिनमें दुनिया के जाने माने कलाकार हिस्सा लेंगे। इन कल्चरल प्रोग्राम्स की एक बड़ी हाईलाइट ड्रम जैम सेशन है, जिसकी अगुवाई जानी मानी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री वसुंधरा दास और संगीतकार, ट्रेनर और ड्रमर रॉबर्टो नारायण करेंगे। वसुंधरा दास और रॉबर्टो मीट में शामिल होने वाले मेहमानों से खास चर्चा भी करेंगे और ये मेहमान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हाथ आजमाते नजर आएंगे। ये एक
एक्सपेरिमेंटल सेशन होगा जहां संगीत के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कायम किया जाएगा। 2 से 4 नवंबर के बीच होने वाली इस समिट में दुनिया के जाने माने स्पीकर्स, उद्योगपति और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में कर्नाटक के मजबूत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम को शोकेस किया जाएगा ताकि दुनिया भर के ग्लोबल प्लेयर्स को निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके और राज्य के इंडस्ट्रीज को और तेज किया जा सके। अगर आप भी इस मीट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो www.investkarnataka.co.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। और इधर महंगाई ने अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी डेरा डाल दिया है। रिटेल महंगाई दर 7% से बढ़कर 7.41% पहुंच चुकी है और दिवाली से पहले बाजार पर महंगाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। नमस्कार। बाजार में सब्जी लेने जाए या उसे बनाने के लिए कोई रसोई गैस का इस्तेमाल करना हो या फिर जरूरी खरीदारी के लिए जाए बाजार, इन सब में महंगाई पर एक बड़ा सवाल है। चौतरफा महंगाई की मार से आम आदमी तो परेशान है ही। आज आम आदमी के जेहन में एक ही बात आती है कि महंगाई का ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। फिर चाहे कीमतों की ज़मीनी हकीकत हो या सरकारी आंकड़े, कहीं राहत नहीं है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.41% हो गई। अगस्त में ये 7% के आसपास थी, जबकि एक साल पहले की अगर बात करें तो सितंबर 2021 में ये 4.35% पर थी। आंकड़े की ग्राफ ही बयां कर रहा है कि किस तरह से महंगाई तेजी से बढ़े है। खाने पीने की चीज़ों के खास तौर पर महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सब्जियां हो, दाल की कीमतों हो या फिर बाकी चीज़ों की, तमाम चीज़ें जो खाने पीने की वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार दिख रही है और यही वजह है कि फूड इंडेक्स 11% के भी ऊपर चला जा चुका है। सितंबर महीने में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 8.6% पर आ गई, जो अगस्त महीने में 7.62% थी, जबकि सब्जियों की महंगाई अगस्त के 13.23% से बढ़कर 18.05% पर पहुंच गई है। आज स्वदेश विशेष में महंगाई की इसी अंगड़ाई पर करेंगे विशेष चर्चा। आम आदमी की जेब से जुड़े इसी मुद्दे के हर पहलू पर होगी बात। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास बेहद मेहमान। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर विवेक सिंह होंगे हमारे साथ, श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी होंगे और जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महंगाई को लेकर। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या ग्राउंड पर स्थिति है। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने ग्राउंड का जायजा लिया कि सब्जियों की महंगाई ग्राउंड पर किस तरह की है। आइए वो सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए ऐश्वर्या के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिराज हुसैन साहब, महंगाई की मार एक तरफ तो ग्लोबल इंपोर्टेड महंगाई हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो फ्यूल कॉस्ट की हो, मेटल्स की हो, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहे हैं। उसके बाद फूड से रिलेटेड जो महंगाई है वो तमाम ऐसे लेवल्स पर जा रहे हैं। और ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकॉनमी में आप देखें तो 4 से 5 दशक पर वहाँ पर महंगाई है। यूएस हो, यूरोप हो, तमाम ऐसे बड़ी इकॉनमी है जहाँ पर महंगाई की मार है। रूस यूक्रेन उसके बाद से ये हालत बेहद ही ख़राब हो गए हैं। अब आप एग्री इकॉनमी को अच्छे से समझते हैं, क्या लग रहा है कैसे इससे निपटा जा सकता है भारत जैसी इकॉनमी के लिए जहां पर कंज्यूमर सेंट्रिक ये एक इकॉनमी है, तो कैसे निपटा जाए इस मुसीबत से सर? सर शायद हुसैन साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। विवेक सिंह जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह से इंपोर्टेड महंगाई बढ़ी है इस साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, क्या लग रहा है विवेक जी, कैसे इस महंगाई से भारत निपट सकता है? देखिए भारत जो है निपट रहा है,
लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ा देश है और अगर हम आप अपने देश को किसी दूसरे देश से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। समस्या यह है कि भारत जो है इकोनॉमी अगर देखिए अगर आप आईएमएफ का आंकड़ा भी आया है और उसमें भी प्रोजेक्शन किया गया है कि इंडिया जीडीपी उतनी रफ्तार से तो नहीं बढ़ेगी लेकिन एक रफ्तार है और दुनिया के कुछ बेहतरीन जो देश है उनमें एक होगी तो हमारा जीडीपी रेट बढ़ेगा। लेकिन एक वो भी चिंता जताई गई है कि हमारे देश की जो इन्फ्लेशन रेट है उस पर कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखिए वेजिटेबल जो प्राइसेस है वो लगभग 18% जो है बढ़ गई है। हमारा जो सितंबर में जो आंकड़ा अभी नया आया है उसमें 7.4% के करीब हमारा इन्फ्लेशन है, जो कि आरबीआई का जो टारगेट है कि 4 to 6% के बीच में महंगाई रहनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जब हमको यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप जो है आज अपने देश को अपने दूसरे देशों से आप आइसोलेट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया के और जो इकोनॉमीज है वहां पे इन्फ्लेशन है कि नहीं है। अगर इन्फ्लेशन है तो कितना इन्फ्लेशन है। तो अगर आप देखेंगे वो यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप दुनिया का जो सबसे अच्छी इकोनॉमी आज उनको समझते हैं आप उनका डेटा उठा के ले लीजिए, आपको दिखेगा कि डबल डिजिट में महंगाई जो है इन्फ्लेशन का रेट है। तो भारत जो है वो सब काम करे और अभी आपने देखा हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस भी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान किए हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकें। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि खास करके जो है जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं इस सब चीजों में इतनी ज्यादा महंगाई हुई है जिसका कि कोर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है और अल्टीमेटली हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अब देखिए अब आपने बहुत अच्छा बात पूछा है कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़े और जो है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम महंगाई का जो हमारा टॉलरेंस जो लेवल है हम उसके आसपास रख पाए। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले कुछ समय में त्योहार भी है तो डिमांड ज्यादा होगी। इन सबको देखते हुए अभी फिलहाल कुछ दिनों तक हमको राहत मिलने की कोई मुझे संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि आरबीआई तमाम तरह के स्टेप्स उठा भी रहा है लेकिन उनके पास भी इतने ज़्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि जिस तरह से करेंसी ग्लोबल लेवल पे डॉलर मजबूत हो गया रहा है, अपना फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं जो यहाँ पर काम करना इतना आसान नहीं है, महंगाई को कम करना। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने वहाँ पर ग्राउंड पर बात की, कई यहाँ के स्ट्रीट वेंडर से बात की, सब्जियों वालों से बात की कि वहाँ किस तरह की महंगाई है और उसका पूरा जायजा लिया। आइए पहले वो देख लेते हैं। कई क्षेत्रों में बिन मौसम बारिश होने के कारण फसलों पर काफ़ी असर पड़ा है। आइए जानते हैं हम इनसे। बारिश की वजह से थोड़ा माल कम आ रहा है, इसलिए बॉम्बे में खाने वाले तो बहुत सारे हैं, तो सप्लाई मतलब उसी के हिसाब से थोड़ा बढ़ गया है 2 रुपया बटाटे का, और लहसुन का तो वही है भाव। कांदा भी 1-2 रुपया बढ़ गया है। कांदे में बारिश लग गया, माल कम है। बारिश से 4 दिन पहले बहुत महंगा था, अभी बारिश से 4 दिन से कम हो गया रेट। अभी 15 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपये हो गया है। पहले 50 रुपये था। अभी बढ़ने के चांसेस है, बारिश आए तो बढ़ सकता है। ज्यादा बारिश है तो बढ़ जाएगा, खेती में पानी भरता उसका वजह से। अभी बारिश के कारण कोतमीर का रेट कम हुआ है, शायद 4 दिन के बाद कोतमीर का रेट बढ़ भी सकता है। बारिश अगर ज्यादा हो तो बढ़ सकता है। मटर 100 रुपए किलो बिक रहा था, अभी फिलहाल कम हुआ है 80 रुपए। फ्लावर हो गया, परवल हो गया, परवल 100 रुपए किलो था, अभी 80 रुपए किलो हो गया है, थोड़ा गिरावट हुआ है। फ्लावर 100 रुपए किलो, अभी 80 रुपए, 60 रुपए, जैसा माल हो माल के हिसाब से बिक रहा है। ओके, या मुंबई की रिटेल मंडी में हमारी संवाददाता थी। आप देख सकते हैं कि 60 से लेकर 100 रुपए तक सब्जियों के दाम रिटेल में हैं, यानी कितनी महंगाई अभी भी यहाँ पर है। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी है। सिराज हुसैन साहब, आप एग्री इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, रूरल इकोनॉमी को भी समझते हैं। जिस तरह की महंगाई अभी है, खास करके फूड की महंगाई जिस तरह की है, हालांकि यहाँ पर इंपोर्टेड कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फ्यूल हम इंपोर्ट करते तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बड़ा सा चंक उधर चला जाता है, जिससे महंगाई बढ़ी है, उसका भी असर काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे इस महंगाई से कैसे निपटा जाए और कैसे इस असर को कम किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ने कई कदम ऑलरेडी उठा लिए थे। मैं कहता हूँ समय रहते उठा लिए थे गवर्नमेंट ने कदम। कुछ लोग हालांकि उसकी मुखालफत में थे कि गेहूं के एक्सपोर्ट पे क्यों बैन लगाया, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि सीरियल्स में करीब 11.5% इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में आया है। और
ये इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो उसकी इनकम है, उसमें कमी आई है। तो नतीजा ये है कि सीरियल्स में इन्फ्लेशन हाई है, और आप देखिए मीट, फिश और अंडा, उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम है या नेगेटिव में है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। अब आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो देखिए वेजिटेबल्स में तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है, क्योंकि वेजिटेबल्स में जब बारिश होती है तो सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाती है। अक्टूबर के महीने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, और सब्जियों का और फलों का इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है। यानी सब्जी और फल जब बारिश के बाद हो सकता है कि यहाँ से कम हो। हालांकि जिस तरह से एक्सटेंडेड रेंस हो रहे हैं, इससे भी स्थिति काफ़ी बिगड़ी है। एक तो सप्लाई की दिक्कतें और ख़राब जो फसलें होती है उसका भी असर महंगाई पर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक राहत की खबर, अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो शुगर इंडस्ट्री को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खाने के तेल की इंडस्ट्री को भी। तो एक तो शुगर की प्राइसेस की बात करें तो काफ़ी समय से स्टैग्नेंट है, रिटेल में भाव 40-42 के आसपास काफ़ी समय से है। लेकिन चतुर्वेदी जी, जिस तरह के भाव हम रिटेल में दिखने चाहिए, जिस तरह की गिरावट आई है इंटरनेशनल मार्केट में, उतनी गिरावट, वो भाव, वो निचला स्तर हम खाने के तेल में अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। क्या वजह है, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन आ चुका है, लेकिन उतनी कमी अभी तक नहीं दिख रही है रिटेल में सर? देखिए, दिवाली के अंदर मिठाई ज़्यादा खाई जाती है और चीनी ज़्यादा खाई जाती है, और चीनी के आप दाम देखिए बिल्कुल कतई नहीं बढ़ रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चीनी जो है हिंदुस्तान में प्रूफ है। और जहाँ तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, मैं समझता हूँ एडिबल ऑयल जो अपने पीक पे थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा बाजार नीचे आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए, ड्यूटी घटाई और TRQs भी इशू किए, जबकि हम लोग वैसे TRQ की तो मुखालफत कर रहे हैं। पर ये सब सारी चीज़ें करने से इफेक्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल की भी जो इन्फ्लेशन था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। अब चूंकि बरसात पानी इन दिनों कुछ ज्यादा हुआ है, तो उससे ये जरूर लगता है कि शायद हो सकता है कि 10-15 दिन हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक क्रशिंग है नई सोयाबीन की और ग्राउंडनट की, वो शायद थोड़ी डिले हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि जहां दिवाली गुजरी तो बाजारों को और सॉफ्ट होना पड़ेगा, होते रहेंगे। और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस मरतबा हिंदुस्तान में इंपोर्ट सितंबर मंथ में तो बेइंतहा हुआ है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 16 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। पाम ऑयल भी करीबन 12.25 लाख टन हुआ है। तो ऑयल अवेलेबिलिटी इस दिवाली में किसी भी कंज्यूमर को तकलीफ नहीं देगी, ना ही चीनी तकलीफ देगी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें जो मैं ट्रैक करता हूँ वो इन्फ्लेशन में ज्यादा योगदान नहीं देने वाली है। और जो गवर्नमेंट अभी जो मॉनेटरी टाइटनेस कर रही है ना, उससे भी बाजारों पे इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। हाँ जी, ओके यानी त्योहारी सीजन पे दो चीज़ों पर तो कम से कम राहत है, खाने के तेल के दाम कम हो रहे हैं और चीनी के दाम तो बढ़े ही नहीं है। अब सिराज हुसैन साहब, आपसे अब मेरा सवाल होगा, जिस तरह से अनाजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उत्पादन को लेकर, पहला गेहूं शुरुआती सीजन में भी हमने देखा था कि रबी सीजन की जब बात आई तो वहाँ पर उत्पादन कम होने का अनुमान था। अब चावल के उत्पादन को में काफ़ी कमी का अनुमान है। तिलहन और दलहन को लेकर भी उस तरह की पैदावार नहीं हो जितना अनुमान लगाया जा रहा था। तिलहन पैदावार को काफ़ी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन हम उत्पादन या सोइंग के नंबर जो हैं, जो आ रहे हैं, उत्पादन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो भी पिछले साल के आसपास ही आ रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। दाल तो इवन चना भरपाई कर रहा है, अदरवाइज दाल की कीमतें भी बढ़ सकती है। तो क्या वजह ऐसी हो रही है कि हम इन चीज़ों का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं और महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है? सर देखिए, एक वजह तो ये है कि देश के कई प्रदेशों में बरसात कम हुई, मानसून कम होने की वजह से जो एरिया था पल्सेस का, खास तौर से तूर का एरिया, वो घट गया। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, आपने चना और सोयाबीन दोनों की बात की। दोनों क्रॉप्स को गवर्नमेंट चाहती है कि और ज्यादा बढ़े, लेकिन दोनों में आप देखिए पिछले एक साल से प्राइसेस MSP के नीचे चल रहे हैं। हमारे अतुल चतुर्वेदी भाई साहब मौजूद हैं, वो बार बार ये लिखते रहे हैं, बोल रहे हैं टीवी पे, हम भी बोल रहे हैं कि भाई एडिबल ऑयल्स की ड्यूटी को रैशनलाइज करिए। किसी भी कमोडिटी का लैंडेड प्राइस हमारे MSP से कम नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक ट्रेड पॉलिसी का उसूल हम लिखते रहे हैं।
अपनी राइटिंग्स में कि लैंडेड कॉस्ट हमारे एमएसपी की डिराइव्ड कॉस्ट से कम नहीं होने दीजिए। अब वो सोयाबीन ऑयल में कम है, चने में आप देखिए कि एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, फॉरवर्ड ट्रेडिंग सारी चीजों की बैन है। तो अगर हम किसान हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि आगे चल के हमको क्या दाम मिलेंगे? तो इंसेंटिवाइज करना खाली ये नहीं है कि आपने एमएसपी डिक्लेयर किया और इंसेंटिवाइज हो गया, आपको ट्रेड पॉलिसी को भी साथ साथ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि इसके लिए क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। आज की डेट में डिसीजन मेकिंग सारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास है और काफी टाइम लगता है उसमें, सीसीईए में जाता है। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन की जरूरत है। यानी कुछ आगे बढ़कर डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, विकेंद्रीकरण का समय अब आ गया है। अब आपसे चतुर्वेदी जी मेरा सवाल होगा, लगातार आप लोगों की भी कोशिश थी, आप सी के प्रेसिडेंट थे, अब एशियन जो फेडरेशन बना है खाने के तेल का उसके भी आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। सर यहाँ पर क्या दिक्कतें हो रही है, क्यों उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है? इतने ज़्यादा कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या आप लोग ही ग्राउंड पर नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ कॉन्फ्रेंस होटल्स के अंदर ही सीमित रह गई, ये एक वजह है, या सरकार की तरफ से उस तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है? इतना बड़ा एसोसिएशन है, उसके बाद भी उत्पादन या सोइंग के नंबर्स उस तरह के नहीं दिख रहे हैं ग्राउंड पर। सर आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ने हिंदुस्तान की जो फूड सिक्योरिटी थी उसको लाया, अब जरूरत है येलो रेवोल्यूशन की और मस्टर्ड के ऊपर पूरी तवज्जो देने की। और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो है, जिसमें कि हम लोगों ने ये भी रेकमेंड किया और सजेस्ट किया कि पंजाब हरियाणा के किसानों को आप इंसेंटिवाइज करिए कि वो थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। और अगर पंजाब हरियाणा का किसान एक मर्तबा इसकी तरफ आकर्षित हो गया मस्टर्ड की तरफ, तो मेरा तो ये मानना है कि वो जो जितनी भी यील्ड्स हैं वो सब डबल यील्ड हो जाएंगी मस्टर्ड की। आज मस्टर्ड हम लोगों के 1200 से 1400 किलो पर हेक्टेयर की रेंज में है। कोई ताज्जुब नहीं कि अगर पंजाब हरियाणा वाले एक्टिव हो जाएं तो 2000 के ऊपर अपना 2000 किलो पर हेक्टेयर से भी ज्यादा हो सकती है। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट को एक इसको मिशन मोड में करना चाहिए। इंडस्ट्री हम लोग सी की तरफ से गवर्नमेंट को ये भी बोल चुके हैं बहुत दफा कि हम लोग भी उसके साथ जुड़ने को तैयार हैं, पर एज एन एसोसिएशन हम लोगों के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये कर सकें, स्केल अप कर सकें, पर गवर्नमेंट के पास ये ताकत डेफिनेटली है और अब इसको मिशन मोड में लेके चलना पड़ेगा। अब दूसरा, एक हम लोग बहुत सालों से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीएम के ऊपर भी हम लोगों की कोई भी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं आई है। ऐसा अंदाज है हम लोगों का कि शायद 20 से 25% अपनी क्रॉप बढ़ सकती है अगर जीएम हम लोग इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो सोया हो या चाहे मस्टर्ड हो। वो भी हम लोग अभी पता नहीं क्यों, किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आज की तारीख में हम लोग देखिए दूध जो पी रहे हैं वो कॉटन सीड जो खली होती है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी, और बहुत सारी चीजें, सोयाबीन तेल भी जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी जीएम है। तो मैं समझता हूँ अपने लोगों के जो ये ऑपोजिशन है इसकी तरफ कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी यील्ड्स को बहुत कम रखने में। आप देखिए सोयाबीन का 12 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों के यहाँ रकबा है जी, और हम लोग पैदा कर रहे हैं केवल 12 मिलियन टन। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, यील्ड पर हमेशा से सवाल उठते भी रहे हैं। आपके पास सिराज हुसैन साहब आएंगे, उससे पहले मैं विवेक जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कह रहे थे कि आरबीआई तमाम कोशिश कर रही है, सिर्फ आरबीआई की जिम्मेदारी ही नहीं है, सरकार की तरफ से और जितने भी ये संगठन हैं एग्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर उत्पादकता को कैसे बढ़ाई जाए। हो सकता है कि इम्पोर्टेड महंगाई तो महंगी आपको लगे क्योंकि वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो रूस यूक्रेन की वजह से हो, बेस मेटल्स का जो इम्पोर्ट हो रहा है या फ्यूल का जो इम्पोर्ट हो रहा है वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जिसका उत्पादन होता है, जो खाने पीने की महंगाई है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए? क्या इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है ग्राउंड पर? सर देखिए जी, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अभी बात कही गई ना प्रोडक्शन के बारे में, देखिए मैं एक बात कहूँ कि अगर आप देखिए पूरा डेटा उठा कर देख लीजिए तो भारत में प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है,
सब उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो वेस्टेज होता है उन वेस्टेज को कैसे बचाएं। आप किसी भी क्रॉप को ले लीजिए, जितना प्रोडक्शन होता है अगर उतना हम उसको वेस्टेज को 0% पे ला दें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पे काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन तो एक मुद्दा है और वो तो रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन से ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि आज जो प्रोडक्शन करते हो उसका वेस्टेज कितना होता है, और इसको कैलकुलेट करने की उस पर रिसर्च की आवश्यकता है। रही बात, देखिए दो तरीके इसके समझने के हैं इन्फ्लेशन के। पहली बात तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि देखिए दुनिया में जो है इन्फ्लेशन है, मैंने अभी बताया आपको डेटा के साथ कि दुनिया के जितने बड़े से बड़े देश हैं, जो सबसे अच्छे जो इकोनॉमी परफॉर्मेंस कर रही है देश में, आप देखिए तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डबल डिजिट में है। तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे पड़ेगा और भारत बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता है। तो उसका तो एक असर पड़ा है। क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसका असर पड़ रहा है, चाहे यातायात में आप देखिए, चाहे आप जहां पे देखिए, उसका तो असर पड़ेगा, सर्वव्यापी असर पड़ेगा। रही बात जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। तो देखिए ये सब तो है, लेकिन अगर आप देखिए देखिए 10 सेकंड और लूंगा। देखिए अगर आप मार्केट में जाइए तो आप फल देखिए, आप सब्जी देखिए, आप दाल के भाव देखिए, रोजमर्रा के जो सामान हम यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और उसको हम सबको जो है वो दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि त्योहार आने वाले हैं, इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो सरकार को देखिए डिमांड पे तो कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि डिमांड तो ज्यादा ऑटोमेटिकली जो है वो तो मार्केट है तो रहेगी। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सरकार को जो है और ज्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा। अगर बीच में अगर ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो इन्फ्लेशन जो हम देख रहे हैं इससे ज्यादा महंगाई हमको देखने को मिलेगी। रही बात, रेन भी एक फैक्टर है। अभी कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे रेन जो लगातार हो रही है, रेन का इतना सीजन नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं सब्जियों के खास करके जो है कीमतों पर पड़ रहा है। तो सरकार को तुरंत जो है एक्सपोर्ट जो चीजों में उनको दिख रहा है कि महंगाई है, और मैं मानता हूँ कि सरकार जो है एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन हाँ एक बात है कि सरकार जो है पूरा तरीके से डेलीगेशन तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर है, उसके तहत कोई फैसला नहीं ओके बिल्कुल। यानी अगर दो चार बातें आपने ऐसी कही है, जो वेस्टेज को आपको कंट्रोल करना है, बेहतर वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसी हो कि लीकेज नहीं हो, वो दिक्कतें नहीं हो, ताकि जो डिमांड हो उसको फुलफिल किया जाए, ताकि सप्लाई भी आसानी तौर से सुचारू रूप से हो। और जीएम सीड्स के इस्तेमाल की देश में बात जब कर रहे थे, ये चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, अब सिराज हुसैन साहब आपसे सवाल उठता है, जब हम इम्पोर्टेड चीज़ें जीएम मोडिफाइड जब वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर घरेलू उत्पादन में क्या दिक्कत हो रही है सर? देखिए ये तो एक पॉलिटिकल कॉल लिए जाने की जरूरत है। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी और मिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था जीएम कॉटन को अलाउ करने का, और गुजरात में इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी, जीएम कॉटन आई, और उससे गुजरात की जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो करीब 9%, 9.5% रही पूरे 10 साल। तो अब साइंटिस्ट, आईसीएआर, जितना इंडिया का साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो सब अलग अलग समय पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दे चुके हैं कि इस पर कम से कम रिसर्च की तो आज्ञा दीजिए। आज की डेट में जीएम को फाइनल अप्रूवल कराने की तो स्टेज में हम है ही नहीं, सिवाय मस्टर्ड क्रॉप के, क्योंकि उसकी रिसर्च रुकी हुई है। उसके ऊपर साइंटिस्ट किसी स्टेट में रिसर्च नहीं कर सकते जब तक कि उस स्टेट का एनओसी ना हो। तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रही है कि इसको अलाउ करना भी है या नहीं करना। ओके, यानी क्लैरिटी नहीं है, और जिस तरह से इनपुट्स अगर सरकार को मिल रहे हैं, इनपुट किस तरह से दिए जा रहे हैं? विवेक सिंह, आपका इसी पे सवाल होगा कि सरकार के पास इनपुट इस तरह से कैसे नहीं मिल पा रहा है? क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत हो रही है कि जीएम सीड्स वगैरह का इस्तेमाल देश में नहीं हो रहा? और यील्ड तो आप देख ही रहे, दोनों एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि यील्ड की कितनी दिक्कत हो रही है, और यही एक बड़ी वजह है कि हम सप्लाई जो हम यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ा भी सकते हैं, जिन चीज़ों की सप्लाई वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विवेक जी। बिल्कुल, देखिए सप्लाई को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और सप्लाई हम नहीं बढ़ाए, यही एक बहुत बड़ा कारण है, इसकी वजह से आज हमको इतनी महंगाई देखने को मिली है। लेकिन देखिए जो जीएम जो सीड की बात चल रही है, उसमें रिसर्च होने, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल रिसर्च होना चाहिए। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जो है लोग जो है अलग अलग राय रखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी इस पर अलग अलग राय है, और इसीलिए यह मामला रुका हुआ है। देखिए जीएम सीड का एक ऐसा मुद्दा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में,
प्रोडक्शन से लेके आदमियों के ऊपर। ओके सर, चतुर्वेदी जी, सर वक्त कम है, चतुर्वेदी जी से भी यही सवाल, सर क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों ने तो कई बार प्रेजेंटेशन दिया भी होगा, कई बार आपने सलाह भी दी होगी, क्या हुआ है सर अब तक? भाई देखिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं हो। जहां तक तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो अभी हम लोग तो गुजरात के अंदर कॉटन की खली कितने सालों से हमारे जानवर खा ही रहे हैं, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दुनिया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भी सोयाबीन भी खा रही है, सोयाबीन की खली भी खा रही है। हमने तो कहीं ऐसा सुना नहीं कि कहीं किसी को कोई बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई। तो जब दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो हम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है वो है प्रोडक्टिविटी की, उसको हम लोग क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और एटलीस्ट टेस्ट बेसिस पे तो करिए इम्प्लीमेंट, एटलीस्ट, और कहीं नहीं तो ऑयल सीड में करनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई की जो सबसे बड़ी दिक्कत है और वही वजह है कि महंगाई की, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप घरेलू स्तर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर एग्री प्रोडक्ट की अगर उत्पादकता बढ़ाई जाए, यील्ड बढ़ाई जाए, उपज बढ़ाई जाए, तो घरेलू स्तर पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाए तो भी महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। हालांकि जो इंपोर्टेड महंगाई है उनको रोकना तो बहुत मुश्किल है। शुक्रिया सिराज हुसैन साहब आपका, विवेक सिंह जी आपका, अतुल चतुर्वेदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और महंगाई को लेकर पूरी एनालिसिस की। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। नमस्कार।